हेलो बच्चों, मैं राजेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के सामने एसिड बेस और साल्ट चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आज, जिसमें हम पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स को कि एसिड्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होता है, इसके कौन कौन सा प्रकार होता है, कौन से भौतिक और रासायनिक गुण हैं, कौन से क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उदासीनीकरण क्या होता है, सूचक क्या होता है और पीएच क्या होता है। इन टॉपिकों में से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर 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 फंसेगा, तो इस पूरे चैप्टर को लेंगे, मेरे साथ में बने रहेंगे। आपको पूरा वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। तो अगर डेफिनेशन लेके चलूं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन मींस एसिड्स ऐसे होते हैं अगर जिनको वाटर में डिजोल्व कर दो ना तो हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलयन। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एसिड्स। अब एसिड्स के दो टाइप्स होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। प्रबल क्या होगा बच्चे, तो ये जल में पूरी तरह से पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो जब ये कोई भी एसिड होता है जब पूरी तरह से आयनित हो जाएगा तो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये जल में, तो प्रबल अम्ल का डेफिनेशन सुनेंगे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या फिर वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दो सब्सटेंस which completely ionize in aqueous solutions are called strong acid। अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है और सल्फेट आयन देता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल बोलूं तो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो H धनायन देता है और NO3 ऋणायन देता है। तीसरा एग्जांपल है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस आयन देता है और Cl माइनस आयन देता है। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण मैंने प्रबल अम्ल क्या बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दो सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका तीन एग्जांपल आपको लिखने हैं। इसका नाम H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, और HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह से दूसरा है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनित होता तो ये नहीं होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। Those acids which do not completely ionize in aqueous solution and give less amount of hydrogen ion concentration। जैसे एग्जांपल बोलूं मैं CH3COOH एसिटिक एसिड्स का नाम होता है। इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये CH3COO माइनस में टूटता है और H प्लस में टूटता है। दूसरा HCN, इसका नाम है साइनिक एसिड। तो इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस में और CN माइनस में टूटता है, साइनिक एसिड। तो क्या इसका डेफिनेशन, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। Those acids which do not completely ionize in aqueous solution and give less amount of hydrogen ion concentration are called weak acid। आपको इन चारों का नाम या पांचों का नाम याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड और साइनिक एसिड। पांचों का एग्जाम्पल का नाम आपको दिमाग में रखना है, तभी क्योंकि आगे का कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है क्षार। तो जैसे अम्ल क्या देता था जलीय विलयन में, हाइड्रोजन आयन देता था, तो क्षार क्या देगा जलीय विलयन में, OH माइनस आयन देगा। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बेस। जैसे एसिड दो टाइप्स के होते थे वैसे बेस भी दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है कि नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे अम्ल अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता था तो ये अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, प्रबल क्षार कहलाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। दूसरा एग्जांपल इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, ठीक है कि नहीं है। तो ये अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये दो एग्जांपल आपको याद करना है प्रबल क्षार का। दुर्बल क्षार
जस्ट इसका अपोजिट होगा कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। those base which do not completely ionize in aqueous solution and give less amount of hydroxide ions are called weak base। एग्जाम्पल में बोलूं तो NH4OH जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NH4 अमोनियम आयन बनाता है, साथ में OH माइनस बनाते हैं, ठीक है कि नहीं है। एक और एग्जाम्पल बोलूं तो MgOH का होल्ड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Mg2+ बनाता है, साथ में 2OH माइनस बनाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के और वीक एसिड के। आपको नाम याद रखना है इस एसिड का, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ये एसिटिक अम्ल है, ये साइनिक अम्ल है, और ये क्षार में बोलूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों वीक बेस के एग्जाम्पल हैं और ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों वीक एसिड के एग्जाम्पल और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो होपफुली इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आते हैं अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अगर मैं भौतिक गुण की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों की, तो मैं यहाँ दोनों को कंपेरिजन करके लूंगा, आपको दिमाग में जल्दी घुसेगा आपके दिमाग में। तो क्षार एसिड्स और बेस, अम्ल और क्षार की बात करूं तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एसिड जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू हो गया, जितने भी संतरा हो गया, है ना, तो इन सब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ना, रसीले फल जो होते हैं, उसके अंदर में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है इनका, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो इनका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा सॉर टेस्ट होता है इसका, SOUR, ठीक है कि नहीं है। और जो क्षारक होते हैं, क्षारक का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, कड़वा बिटर टेस्ट होता है, ठीक है कि नहीं है। अब आता है लिटमस। लिटमस क्या, कौन से जो एसिड होता है वो लिटमस का रंग कैसे बदलता है, जबकि बेस होता है वो कैसा बदलता है। तो जो अम्ल होता है बच्चों वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये क्या करता है, नीले लिटमस को ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, लाल में, और जबकि यहाँ पे क्या करता है, ये रेड को किस्म कर देता है ब्लू में। ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हमारा अगला टॉपिक है दोनों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो इधर देखेंगे रासायनिक गुण में, पहले मैं अम्ल का लेके चलूंगा, अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इंपोर्टेंट है, एक एक पॉइंट में बढ़िया से समझा रहा हूं, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है कि नहीं है। और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, इस प्रकार की वीडियो और मिलते रहेंगे आपको। हमारा कि किससे अभिक्रिया, तो धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन को मैं शॉर्ट में से लिखता हूं, रिएक्शन विद मेटल। तो कोई भी एसिड होता है जब वो धातु से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन विद मेटल, तो कोई भी अम्ल होता है जब वह धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कन्फर्मली बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है कि हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मींस कोई भी एसिड होता है वो जब मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और वाटर, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे एसिड मैंने इतना सारे लिए, कोई सा भी, जैसे मैं सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेता हूं, H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, धातु से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम एक हमारा धातु है, ठीक है कि नहीं है, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम। देखो बनाते कैसे, जरा इसको देख लो, ये मैग्नीशियम और ये हमारा SO4 सल्फेट है, तो Mg और SO4 मिलकर क्या बना देगा, MgSO4। नाम लिखने का तरीका भी सुनेंगे, Mg को हम मैग्नीशियम बोलते हैं और SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं, तो नाम क्या आ गया इसका, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है कि नहीं है। दूसरा बचा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल बोलूं तो जैसे HCl, हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है कि नहीं, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे किससे, तो इसका रिएक्शन किसी दूसरे मेटल से करा दो, जैसे मान लिया कि इसका रिएक्शन में कैल्शियम से करा रहा हूं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम से रिएक्शन करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और बाद बाकी H2 बाहर निकल जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पहले ऑलरेडी 10th के सीरीज में आ चुका है, जिसमें मैंने पहला चैप्टर बताया था केमिकल रिएक्शन वाला। तो
उसमें मैंने रिएक्शन को बैलेंस करना बताया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो उस वीडियो में जाके सीखें, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि कैल्शियम यहाँ पे एक है, कैल्शियम यहाँ पे एक है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ पे क्लोरीन एक है, तो मुझे क्लोरीन को बैलेंस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। 2 लगाने से क्लोरीन बैलेंस हो गया। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया, तो रिएक्शन कैसा है, बैलेंस है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी कोई भी अम्ल होता है, चाहे आप किसी भी एसिड को ले लोगे और यहाँ पे मेटल रखोगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस कंफर्मली बनेगा। तो ये था धातु से अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। ये तो धातु से था, ये धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। ऑक्साइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है कि नहीं है। तो कोई भी धातु है, कोई भी जब धातु है, जैसे कोई भी अम्ल है, वो धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, वो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, तो फिर से क्या बनाएगा बच्चों, तो लवण बनाएगा। और पहले H2 बना रहा था, हाइड्रोजन गैस बना रहा था, अब जल बनाएगा, अब जल बनाएगा। मींस कोई भी एसिड है, ये जब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है कि नहीं है। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई एक एसिड लेके चलो, जैसे मैं लेके चल रहा हूं अभी नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, HNO3 है। धात्विक ऑक्साइड मैंने जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है और ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूं, तो क्या बनाएगा, लवण। लवण मतलब Mg है और NO3 है, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में H वाटर तो बनाएगा, तो H2O हो गया, ठीक है कि नहीं। मींस जब हम किसी भी एसिड का धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। होपफुली इतना तो समझ में आया होगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का टॉपिक करते हैं फिर, ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक है, पहले मैंने बोला था धातु से अभिक्रिया, फिर दूसरा बोला था धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, तीसरा है यहां मैं बताता हूं धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाई मैं बताऊंगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या अंतर है। बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एंड नहीं और बाइकार्बोनेट, दोनों में से किसी से भी रिएक्शन हो सकता है, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो कोई भी जो अम्ल हैं, कोई भी अम्ल हैं, वो धातु कार्बोनेट या कोई भी अम्ल हैं, वो जब धातु कार्बोनेट या तो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, धातु बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। कोई भी एसिड धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कंफर्मली लवण बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, तो CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है कि नहीं है। मींस कोई भी अम्ल है वो किससे रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा। इस बाई को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा कंफर्मली, CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। कार्बोनेट से पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूं, Na2CO3, कार्बोनेट इसलिए बोले जहां पे CO3 आता है वहां कार्बोनेट होता है, तो इसका नाम क्या होगा, Na2 मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, ठीक है। तो Na और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl बाहर बना देंगे, और कंफर्मली CO2 बाहर निकलेगा और वाटर बाहर निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमारा सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे मुझे सोडियम को 2 करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 2 किया तो क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन को भी मैंने 2 कर दिया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। इसमें क्या लिखोगे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, CO2 बनाते हैं और जल बनाता है, ठीक है कि नहीं है। सेकेंड एग्जांपल बोलूं तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। दूसरा एग्जांपल मैं बात करूं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम है और SO4 है, तो नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 बनाएगा।
साथ में CO2 कंफर्मली बाहर निकलेगा और वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है कि नहीं है? तो एक चीज देखने को मिल रहा है कि कोई भी जब एसिड होता है वो मेटल कार्बोनेट से या फिर बाइकार्बोनेट से, मैं बाइकार्बोनेट का एग्जांपल देता हूं। जैसे फिर से अगर मैं H2SO4 लेता हूं और रिएक्शन करवाता हूं मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, अगर NaCO3 है, अगर Na2CO3 है तो सोडियम कार्बोनेट, अगर NaHCO3 है मतलब सोडियम, H का मतलब बाई, CO3 का मतलब कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या बनाएगा? Na और SO4 मिलके Na2SO4 बनाएगा, बाद बाकी CO2 बनाएगा और हमारा H2O बनाएगा। अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे सोडियम 2 है जबकि यहाँ पे सोडियम 1 था, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ पे CO3 की मात्रा ज्यादा होगा तो यहाँ पे CO2 मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बैलेंस है। तो SO4 1 है, SO4 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था। ऐसा करने पे हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी अम्ल जो होता है वो या तो धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, तो लवण बनाएगा और CO2 बनाएगा और जल को बनाएगा। ठीक है कि नहीं है? फोर्थ हमारा टॉपिक है क्षार से अभिक्रिया। चाहे तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे या फिर क्षार अम्ल से अभिक्रिया करे। रिएक्शन विद बेस, कोई भी जो अम्ल है, रिएक्शन विद बेस, कोई भी अम्ल है क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनी। यहाँ एक पॉइंट है ना, उदासीनीकरण, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो कोई भी अम्ल होता है, कोई भी अम्ल है, वो जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक है कि नहीं है? मीन्स कोई भी एसिड है वो जब बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका एग्जांपल बात करूं मैं कि HCl हमारा एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है कि नहीं है? बेस से रिएक्शन कर रहा है, NaOH हमारा बेस है, इससे जब रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट बना रहा है। जरा देखेंगे, Na और Cl मिलकर क्या बना देगा? NaCl बना देगा और वाटर, बाकी OH और H मिलकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं अगर, तो जैसे हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एक अम्ल हो गया। दूसरा क्षार ले लेते हैं, मान लिया कि मैंने KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाएगा? देखो, K और SO4 मिलकर K2SO4 बना देंगे, साथ में हमारा H2O रिमूव हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो K2, यहाँ पे 2 के हैं तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, SO4 1 है, SO4 1 है, H2 2 और 2 4 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाते हैं और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्षारक के गुण या क्षार के गुण। अगला टॉपिक है क्षार के रासायनिक गुण। एसिड के मैंने बता दिया ऑलरेडी, अब आते हैं क्षार के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कोई भी क्षार है उसके कौन कौन से रासायनिक गुण है। तो सबसे पहला वही, जैसे जो मैंने अम्ल का एग्जांपल दिया था कि धातु से अभिक्रिया, तो यहाँ पे भी किससे रिएक्शन होगा? धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो जैसे एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था? लवण बनाता था और जल बनाता था। वैसे ये भी जितने भी क्षार होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, ये भी जब किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं, किसी मेटल मतलब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, साल्ट, और क्या बनाते हैं? यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। ठीक है कि नहीं है? जैसे मैं बात करूं, एक क्षार है NaOH, NaOH इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया था। ठीक है कि नहीं है? इसका अगर मैं जिंक से रिएक्शन कराता हूं, Zn से रिएक्शन करता हूं जिंक से, तो बनाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनाता है और साथ में क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है कि नहीं है? तो कोई भी जब बेस होता है वो जब मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे हमारा Na2 है
तो एन मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, बाद बाकी Zn 1 है, Zn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 है। रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, उसमें क्या था, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया था, यहाँ है अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है। तो मेटेलिक ऑक्साइड जैसे MgO है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कार्बन, सल्फर, ये सारे। मींस कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जोड़ दो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब कोई भी क्षार जब अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है, ये भी तो एक बेस है। तो ये जब किससे रिएक्शन करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। मान लिया मैंने CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनाएगा, CaCO3, और ये भी जल बनाता है, H2O बनाता है। तो क्या निकल गया, वाटर रिमूव हो गया। ठीक है कि नहीं है। तो क्या क्या पढ़ा इस बार अभी हमने कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण, CO2 और जल बनाता है। तीसरा, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाते हैं और जल बनाता है। इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण कह रहे थे। फिर आगे बताया मैंने क्षार के रासायनिक गुण, तो 2 इंपोर्टेंट रासायनिक गुण है क्षार के। एक है धातु से अभिक्रिया, तो कोई भी क्षार जो होता है धातु से जब अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और अगला है अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, तो जब कोई भी क्षार अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो लवण बनाते हैं और जल बनाता है। होपफुल इतना समझ में आया होगा पूरा पूरा, ठीक है, दिमाग में घुसा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो उदासीनीकरण, अगला हमारा टॉपिक है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, वो क्षार से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, लवण और जल बना देता है। एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, तो इसके लिए टर्म आया सूचक। सूचक क्या होते हैं, जरा इसकी बात सुनेंगे। सूचक, सूचक को हम बोलते हैं इंडिकेटर। जैसे बाइक में हमारा इंडिकेटर होता है, वो क्या करता है, वो बताता है हमको, जो पीछे गाड़ी आती है उसको बताता है कि हमें दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, तो वो मुड़ने का इंडिकेट करता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन में, अब केमिकल रिएक्शन में कुछ मुड़ेगा तो नहीं, तो सिंपल सी बात, ये कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। कैसे करेगा, रंग को बदल के, गंध को बदल के। तो एक बार डेफिनेशन सुनेंगे इंडिकेटर का। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना रंग या गंध बदल कर देते हैं, सूचक कहलाते हैं। दो सब्सटेंस which gives the information of completion of a chemical reaction by changing its color or odor are called indicator। मैं अगर लिखना चाहूं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना रंग व गंध, दोनों में से कुछ भी बदल सकता है, रंग व गंध बदल कर देते हैं, सूचक कहलाते हैं। Those substance which gives the information of completion of chemical reaction by changing its color or odor are called indicator। जो रंग बदल कर देते उसे यूनिवर्सल हम इंडिकेटर बोलते हैं, सार्थक सूचक कहते हैं। और जो क्या कहते हैं, गंध बदल कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है। अभी सूचक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सूचक जनरली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक जिसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। अच्छा, जो प्राकृतिक वाला सूचक होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो नेचर से मिलता है। ठीक है कि नहीं है। और कृत्रिम वाला मिलता है जो हम बनाते हैं। ठीक है कि नहीं है। अब अगर मैं सूचक का एग्जाम्पल बोलूं तो इसमें मैं बताऊंगा, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है मिथाइल रेड। आपको याद करना पड़ेगा 2 एग्जाम्पल कम से कम। तो मैथिल रेड,
इसका अम्ल में कुछ और कलर होता है और क्षार में कुछ और कलर होता है। अगर मैं इसका मेथिल रेड का अम्ल में रंग देखूं तो ये लाल कलर का होता है, लेकिन जैसे ही बेस में जाता है तो कैसा बन जाता है, येलो कलर हो जाता है, पीला कलर हो जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन जो होता है, इसका अम्ल में रंग कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है, कलर्स रंगहीन होता है, जबकि जैसे इसको क्षार में डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है। ऐसे एक मैं नेचुरल का इंडिकेटर बताता हूँ। एक हल्दी है, हल्दी जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं, इसका अम्ल में तो रंग होता है पीला, येलो कलर होता है, जबकि क्षार में कैसा हो जाता है, लाल। अगर आपने देखा होगा कि आपके शर्ट वगैरह पे कभी हल्दी वल्दी की दाग लग गई है, तो उसे जैसे ही हम पानी में डिप करते हैं तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है, येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि सर्फ क्या है, एक बेस है, और हमारे यहाँ पे येलो दाग है हल्दी का, तो बेस में इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। होपफुली सूचक समझ में आएगा कि सूचक क्या होते हैं। तो सूचक आपको सीधा बताना है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना रंग या गंध बदल कर देते हैं, सूचक कहलाते हैं। दो सब्सटेंस which gives the completion of a chemical reaction which gives the information of chemical reaction by changing its color or order are called indicator। इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलता है, जैसे हल्दी हमको नेचुरली मिलता है, इसका एग्जांपल हो गया प्राकृतिक सूचक का, हल्दी हो गया, लाल बंद गोभी हो गया, सारे हैं, ठीक है कि नहीं है। जबकि आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो कि ह्यूमन बीइंग, मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है कि नहीं है। तो आपको मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिए हैं, इसको आपको याद करना है। बाकी रेड कैबेज हो गया, या फिर अगर ऑयल फैक्ट्री में जाओगे, जो गंध से चेंज करता है, लौंग का तेल हो गया, क्लोव ऑयल जिसको बोलते हैं, अनियन हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने की बताते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच। पीएच क्या होता है? तो पीएच के लिए सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था, एक सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था। इसने किसी भी एसिड के अंदर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इसको नापने के लिए एक स्केल दिया। तो पहले जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं, स्केल को बाद में रहते, पहले पीएच होता क्या है। तो पीएच होता है, पीएच इज द डेफिनेशन क्या है, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हिंदी में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसको बोलते हैं, जो डब्बे में है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है कि नहीं है। अब किसी अम्ल का पीएच कितना होगा, इसको नापने के लिए, या किसी भी एसिड के अंदर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इसको नापने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल दिया, जिसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन है, जिसको आपको लगाने हैं। तो इस पीएच स्केल को सोरेनसन ने कितने भागों में बांटा, तो इसको 14 बराबर भागों में बांटा, ठीक है कि नहीं है। 0 से लेके 7 और फिर यहाँ पे 14 बराबर भागों में बांटा। यहाँ पे मैं अगर करूंगा तो 3.5, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 11.5। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक जिसका भी पीएच होगा वो सारे अम्ल कहलाएंगे, और 7 से लेकर 14 तक जिसका भी पीएच होगा वो सब क्षार कहलाएंगे, और 7 वाला उदासीन कहलाएगा। उदासीन किसका होता है बच्चों, न्यूट्रल कहलाएगा। इसका एग्जांपल है जल। जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर का पीएच, प्योर वाटर का, जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं, इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है कि नहीं है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन से पूछ लेगा कि बताओ कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें ये क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनेंगे, जिसका पीएच 3.0 से लेकर 3.5 के बीच में होगा, ये सारे प्रबल अम्ल होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है कि नहीं है। और जिसका पीएच 3.5 से लेकर यहां तक होगा, ये सारे दुर्बल अम्ल होंगे, वीक एसिड होंगे, ये सारे वीक एसिड्स होंगे, ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, चैप्टर में ही क्वेश्चंस की बोल देगा कि बताओ, 3-4 सब्सटेंस दे देगा, उसका पीएच दे देगा कि 3.5 है या 4 है या 5 है, बोलेगा बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो आपको डिसाइड करना है कि 3.5 से कम अगर पीएच है तो सारा वीक एसिड हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जो 3.5 से ऊपर वाला होगा, 7 के बीच में होगा, वो सारा वीक एसिड होगा, दुर्बल अम्ल। इसी तरह से 7 से लेके 11.5 तक जिसका पीएच होगा, इसे बोलते हैं हम दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। और इससे आगे वाले जितने भी होंगे वो सारे प्रबल क्षार होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच स्केल को मेजर करना, ठीक है कि नहीं है। तो होपफुली पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको इसी प्रकार का अगर वीडियो लेना है तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके मित्र होंगे, उनके साथ शेयर करें, और आपको भी मजा आया होगा।
और मुझे तो आ ही रहा है मजा आप लोगों को पढ़ाने में। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।